सब जो रिपोर्ट जो है दस्तखतों वाली रिपोर्ट है और उसमें वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें ये जरूर है कि उज़ैर बलोच ने ये दावा किया कि वो पुलिस अफसरान के तबादले अपनी मर्जी से कराता रहा। अब पुलिस अफसरान के तबादले मर्जी से कराता रहा तो जाहिर है इसमें हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का वाकई उसमें अमल दखल ना हो और पुलिस के तबादले हो रहे हों उज़ैर बलोच की मर्जी से। लेकिन इस हद तक तो उज़ैर बलोच पुलिस के साथ तो गठजोड़ करके चल रहा था अगर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं भी थी। दूसरा फिर निसार मुराई का मामला भी है कि निसार मुराई पर जो करप्शन के इल्जाम आते हैं उसकी JIT के हवाले से उस पर अली जैदी साहब कहते हैं निसार मुराई चूंकि जरदारी साहब के दोस्त हैं, ये उनके कहने पर करते रहे और उनके लिए करते रहे। आप कैसे देख रहे हैं कि कोई जाली रिपोर्ट सामने आ रही है या वाकई ऐसी रिपोर्ट सही आ रही है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? देखें, गुज़श्ता कम से कम ये फैशन जो है ये शुरू हुआ था 1990 के अंदर JIT का, और मैं उस वक्त से लेके आज अब तक कानून के तहत जितना भी कानून पाकिस्तान में है JIT की जीरो हैसियत है। इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में JIT पेश नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ 3 और लोग बिठा दिए जाते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करो। उनमें से एक ISI का आ गया, एक MI का आ गया, फलाना आ गया। उनमें से मेजॉरिटी वो होती है कि जिनको कुछ पता नहीं होता। आपने कर ली विदाउट एनी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये कागज का टुकड़ा है जिसको आप जहां मर्जी फेंक दें, मैं और आप गुफ्तगू करके चले जाएंगे। लेकिन वो चला गया, वो क्या गया, वो क्या इल्जाम है, उसका इल्जाम लगा। और ये सब मैं कथा कलामी करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक जो जमनी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। मगर एक JIT बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स के हवाले से, उसकी जब JIT आई तो उस रिपोर्ट की रोशनी में NAB को डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे आप रेफरेंसेस फाइल करें, जो कि 16 की तादाद में बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल मिल गई जी जी। मैं 5-6 तो बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल मिल गई। सुन तो लेना सर, मेरी बात सुने। वो उसकी बुनियाद पे उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है इंफॉर्मेशन का, वो NAB के पास चला गया। अगर वो इस काबिल होती कि उसके ऊपर केस रजिस्टर हो तो कहते केस रजिस्टर करो, रेफरेंस आएगा। अब NAB उसके साथ सबूत लेके आएगा कि हमने ये सबूत आपसे इकट्ठे किए JIT की बुनियाद पे। और उसके ऊपर एक JIT नवाज शरीफ की बनी थी, क्यों आगे नहीं चल सका? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम JIT को फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट समझ। एक तो ये। अब दूसरा, अली मादर शेख साहब ने कहा है कि 164 का स्टेटमेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम BCO 164 किए होंगे। 164 बेसिकली बहुत ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसका एक प्रिंसिपल है 164 का कि वो मैजिस्ट्रेट जो है उसको सील करता है 164 को, और वो सील जो है वो ट्रायल कोर्ट खोल सकती है, कोई और नहीं खोल सकती। अब मुझे यह समझ नहीं आती कि वो सील कहां टूटी और मैं और आप क्या डिस्कस करें, वो कौन सा 164 है। तो मैं जब भी कभी आज तक जितनी भी JITs हुई हैं उसके ऊपर हमेशा यही कहता हूं, होता क्या है कि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को एक कैफियत दिखा के चले जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद वही होता है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि ये किसी को पकड़ता नहीं है, ये किसी को ये नहीं करता, इल्जाम इतना था, फलां था। ओ भाई, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रेपरेशन के साथ जाओ। उज़ैर बलोच की JIT हो या परवेज मुशर्रफ की भी JIT कर लें, JIT इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एज एन एविडेंस। वो एक चीथड़ा है जब तक आप उसके बाद साथ सबूत फराहम नहीं करते। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, हाई कोर्ट का लॉयर हूं, मैं पूरी जिंदगी कानून में गुजरी है। मैं इसीलिए मैं आपके सामने मैं इसलिए डिस्कशन नहीं करता हूं कि मुझे एक बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं अवाम को बेवकूफ बना रहा हूं। या तो ये हो ना कि आप कहें कि उज़ैर बलोच हमें लेके गया, उसने ये असला बरामद करवाया, उसने ये बरामद कराया, उसने ये किया, सारा कुछ आपने एविडेंस, वो भी एविडेंस जो है सर्कमस्टांशियल आप अदालत के अंदर लेके जाएंगे तो तब उसकी कोई हैसियत बनेगी। लेकिन हम अच्छा, हमारा 1 घंटा पूरा गुजर जाता है, प्रोग्राम में मजा आता है। और ये सब क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस रहा, जो कहता है कि मैंने 200 के करीब 192 कत्ल किए, एक ऐसा शख्स जो ये इतराफ करता है कि मैं पुलिस अफसरान के तबादले अपनी मर्जी से कराता रहा, क्या यह मुमकिन है कि पुलिस अफसरान के तबादले वो कराता हो और सियासी असर रसूख इस्तेमाल ना करता हो? नहीं, देखिए, ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि जो उसके अंदर। आपको पता है JIT का हेड कौन था? आपको मालूम है JIT का? रॉनवार। जी जी, ठीक है, जी 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 नहीं, ये नहीं था। और उसके साथ साथ ठीक कर, वो नहीं था सर, कोई और था, फिदा जामरी साहब थे सर। वो 2 JIT है, जो निसार मुराई वाली JIT है ना, उसमें रॉनवार है। जी, उसमें रॉनवार है, नोटिफिकेशन। अच्छा,
ठीक। अच्छा, एक उसमें होता, अच्छा अब इस जीआईटी में एक रेंजर्स का बंदा है, एक आईएसआई का बंदा है, एमआई का बंदा है, सारे कुछ है। मुझे इस पर तो कभी यकीनन होगा, मैं कब कहता हूं कि नहीं होगा, लेकिन मैं और 4 आदमी हम बैठे हुए हैं ना, ठीक है, हम चारों, मैं जाकर स्टेटमेंट अदालत के सामने देता हूं कि हम चारों यहां से उठे और हमने उठ के फलां जगह जाके कत्ल कर दिया, ठीक, मैं तो उसका मुजरिम साबित होगा क्योंकि मैंने कन्फेस किया, ठीक, लेकिन मैं आप तीनों के बारे में जब तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं लेके आऊंगा उस वक्त तक आप तीन मुजरिम नहीं करार दिए जा सकते, खा जीआईटी क्या कोई भी चीज सामने आ जाए, कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जब तक मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो वो उज़ैर बलोच के खिलाफ तो जीआईटी भी इस्तेमाल हो सकती है, उसका 164 भी इस्तेमाल होता है, सब कुछ हो सकता है, बाकी के लिए अदालत मांगती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ जीआईटी के ऊपर हमारा पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है ना वो फ्लॉ हो गया। मैंने पहली जीआईटी की थी 1992 के अंदर, ठीक है, और आप अंदाजा करें वो जीआईटी किस बात की थी, 1988 के अंदर, बल्कि वो तैयारा आपको याद होगा अगवा होने लगा था और उसको कुछ सैफुल्लाह प्राचा वगैरह ने पकड़ लिया था कोयटा जाते हुए, तो उस बंदे की जीआईटी की थी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो खासतौर पर बना दी गई थी क्योंकि वो मसला, आप उस जीआईटी को देखें कि जितने भी लोग उसके अंदर थे वो सिर्फ इसलिए थे कि अंगूठा लगाना है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन के एतबार से कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद जितनी भी जीआईटीज भी हमने देखी हैं वो बुनियादी तौर पर सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि चूंकि इसमें आईएसआई भी है, इसमें एमआई भी है, इसमें फलां भी है, इसमें फलां भी है। असल मसला पता है क्या है, असल मसला जिस पे हम डिस्कस नहीं करते जी, कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम, पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, पाकिस्तान का सारा सिस्टम फ्लॉ। मेरा चैलेंज है गुज़श्ता 3 साल से, और ये चैलेंज आज तक कायम है कि मॉडल टाउन जो अरशाद अरसान का है कि जिस दिन मॉडल टाउन के मुजरिम कटहरे में खड़े होंगे उस दिन मैं देखूंगा कि मुल्क बदल गया। घंटा लगता है उसको, क्या चीज है उसके अंदर पड़ी हुई, नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि मैं पार्ट ऑफ इट सिस्टम रहा हूं। मुझे पता है कि आपको यह बताया जाता है कि अगर तुमने इस पुलिस वाले को कल कटहरे में खड़ा कर लिया तो फिर हम तुम्हारे लिए गोली नहीं चलाएंगे भाई साहब। ये है असल खराबी, इसको कोई डिस्कस नहीं करता। सही, बिल्कुल चैलेंज है मेरा, गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, और इस तरह का जो भी जुर्म होगा रवानवार का नहीं आएगा, कभी इस तरह का नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये है जुर्म। हम जीआईटी पे बैठकर रोज डिस्कस करके चले जाते हैं, जीआईटी अच्छी है, ठीक है, नहीं है, फला, और मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज को हम कवर अप कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल में कि हम उस पर 2 बंदे बैठ जाते हैं सियासतदान, ओ भाई जीआईटी को तुम कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द प्रोसिक्यूटर, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ, इसके सजा दो। बिल्कुल सही है। अब इसमें मसला यह है कि इस जीआईटी या 164 जो भी डॉक्यूमेंट सामने आएंगे उसके नतीजे में क्या होगा। इरशाद साहब मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज करें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब उस वक्त उनके बारे में तासुर था कि वो पीपल्स अमन कमेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, और जाहिर है उस प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उसने बदअमनी फैलाने में अपना किरदार अदा किया। अब ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर जाएगा कि वो उनके के मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, या ये इल्ज़ाम अब हुकूमत के सर भी जाएगा कि जनाब आपने एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों रखा हुआ है जिसके वो मेंबर हैं, या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़ा इम्तहान है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि वो सूबे में हुक्मरान है, मरकज़ में वो अपोजिशन है, और ये जीआईटीज़ जो हैं इनकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो ये इम्तिहान भी है और बहुत बड़ा इनाम भी है पीपल्स पार्टी के लिए। अगर वो इनकी रोशनी में जो लोग भी ज़िम्मेदार बनते हैं उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केस ले जाती है तो 2 चीज़ें साबित होंगी। नंबर 1 तो ये है कि जी वाकई एक हुकूमत इस मुल्क में मौजूद है जो एतराज़ करती है इमरान ख़ान पर या दूसरों पर कि जी ये सिर्फ बातें करते हैं, अमल कुछ नहीं करते। एक पार्टी और एक हुकूमत ऐसी भी है जो सिर्फ बातें नहीं करती, वो अमल भी करती है, और जो इतने अरसे से ये सद खाने में पड़ी हुई जीआईटीज़ थी उनको वो उसने निकालने के बाद जो कानूनी एक्शन बनता था वो उसने एक्शन शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके लिए पीपल्स पार्टी के लिए अवार्ड होगा, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी, लोग कहेंगे कि हाँ जी एक पार्टी है। एक दूसरा ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बिल्कुल उस वक्त गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला थे, जिस गवर्नमेंट के वही गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी,
वो वज़ीर दाखिला उसी के थे, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वज़ीर दाखिला तो एक काम कर रहे हूँ और अपने तौर पर ही सपोज कर रहे हूँ और गवर्नमेंट जो है उसको पता ही ना हो, वज़ीर आला को इल्मी ना हो, जरदारी साहब को इल्मी ना हो, तो जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट उस वक्त की उस पर आएगी। लेकिन अब चूँकि वो हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत के साथ हैं, GDA का हिस्सा हैं, तो GDA के इत्तेहादी होने की वजह से मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि जी ऐसे लोगों को जो एतराफ़ करते हैं, कुरान पर सर पर रख कर कुरान मजीद एतराफ़ करते हैं कि हमने ये जुर्म किए, असले के इतने ममनुआ असले के लाइसेंस बांटे, हमने इतने बदमाश और कातिल जो थे उनकी सरपरस्ती की, इतने कत्ल करवाने वाले लोग हमारे बैठे थे, तो ज़िम्मेदार तो ये भी होंगे। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो और मैं भी कह चुका, औरिया साहब भी कह रहे हैं कि बात यह है कि ये JITs हूँ, ये कमीशन हूँ, ये कमेटियाँ हूँ, ये सिर्फ कवर अप के लिए हैं।